हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का डायमंड साइंस क्लास एच के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन एक क्लास पढ़ चुके हैं और आज इस चैप्टर की दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, यानी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इन दोनों में अपन ने अंतर पढ़ा था और दोनों के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। तो स्टूडेंट्स, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। इसको पहचानने का तरीका क्या है, ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है। आपके पास यदि कोई समीकरण है तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ये सब आज अपन सीखने वाले हैं। और साथ ही में आज अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अपन शुरुआत करते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, कौन से गुणों में, यदि किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में रासायनिक गुणों में रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे भोजन का पाचन भोजन का पाचन भोजन का पाचन तो भोजन का पाचन एक प्रकार से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जब भी भोजन का पाचन होता है, यानी कि भोजन का डाइजेशन होता है, तो इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और जहां जहां रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उन सबको मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है श्वसन। तो श्वसन भी एक प्रकार का क्या है, श्वसन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बताओ, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में देखो तीसरा एग्जाम्पल इसका, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना दूध से दही का बनना भी क्या एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया। तो दूध से दही का बनना। उसके बाद इसका चौथा एग्जाम्पल है, जिसको अपन कह सकते हैं भोजन को पकाने की प्रक्रिया। भोजन को पकाने की प्रक्रिया भोजन को पकाने की प्रक्रिया भोजन को पकाने की प्रक्रिया। इसके बाद में अपन और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि साग सब्जियों का किण्वन। साग सब्जियों का किण्वन साग सब्जियों का किण्वन तो साग सब्जियों का किण्वन भी क्या है, बताओ। साग सब्जियों का किण्वन भी किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। क्योंकि जब भी साग सब्जियों का किण्वन होता है तो कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में। और जहां रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में अपन अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना भी कौन सा परिवर्तन है, एक तरह से लोहे पर जंग लगना लोहे पे जंग लगना तो लोहे पे जंग लगना भी क्या एक तरह से रासायनिक गुणों में परिवर्तन है। और जहां रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद अपन और भी लिख सकते हैं, लकड़ी या कागज का दहन। लकड़ी या कागज का दहन। देखो यह क्या, दूध से दही का बनना दूध से दही का बनना दूध से दही का बनना दूध से दही का बनना। देखो, लकड़ी या कागज का दहन, तो लकड़ी या कागज का दहन भी किसमें आएगा, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं,
अगला एग्जाम्पल है अपना, जैसे कि मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन। तो मैग्नीशियम फीते का दहन भी किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, क्योंकि आप जब मैग्नीशियम फीते का दहन कराओगे तो यहाँ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, और जब भी रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा वह हमेशा नया पदार्थ बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी एग्जाम्पल यहाँ देखे हैं सबके सब में रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो हमेशा नया पदार्थ बनेगा। जैसे कि भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन यानी डाइजेशन होने के बाद में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के बाद में जब भोजन का पाचन होगा तो यहाँ एक प्रकार से नया पदार्थ बनेगा। उसके बाद अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दूध से दही का बनना, जब दूध से दही बनेगा तो कौन से गुणों में परिवर्तन होगा? रासायनिक गुणों में। और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? एक प्रकार से नया पदार्थ। तो जहाँ नया पदार्थ बनेगा उसको अपन क्या बोल देंगे बताओ? रासायनिक अभिक्रिया। और इसके बाद में जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन का मतलब क्या है कि आपके पास जो मैग्नीशियम धातु है उसकी क्रिया आपको किससे करवानी? ऑक्सीजन से। क्योंकि जहाँ पे दहन शब्द आता है इसका तात्पर्य यही है कि आपको O2 से क्रिया करवानी है। चाहे आप मैग्नीशियम का दहन करो, चाहे आप लकड़ी का दहन करो, चाहे आप कागज का दहन करो, जहां पर दहन शब्द आता है तो दहन का मतलब ये होता है कि आपको है ना उस पदार्थ की क्रिया किससे करवाने? ऑक्सीजन से करवाने। तो मैग्नीशियम फीते का दहन, जैसे कि अपन देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसका दहन करवाना, यानी कि जो मैग्नीशियम है इसकी क्रिया किससे करेंगे अपन? ऑक्सीजन से, है ना। तो मैग्नीशियम प्लस साथ में क्या आ जाएगा बताओ? ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? अब देखो मैग्नीशियम है इसकी क्रिया अपन ने किससे कराई बताओ? ऑक्सीजन से करवाई, तो क्या बनेगा? यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक प्रकार से क्या बताओ? ये एक प्रकार से रासायनिक गुणों में परिवर्तन है, यानी कि एक नया पदार्थ है। यानी कि आपने मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवाई बताओ? ऑक्सीजन से करवाई। तो जब आप मैग्नीशियम का दहन करते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में, तो साथ में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक प्रकार का क्या बताओ? नया पदार्थ। तो इस प्रकार से अपन रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन इसके बाद में लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक अपना रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, यानी कि आप रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से पहचान सकते हो। यानी कि आपके पास कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, इसका पता आप कैसे लगाओगे? तो इसके जो कंडीशन है इसमें आपके 4 कंडीशन है। देखो, सबसे पहली कंडीशन है अवस्था में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वहां पे कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन के बाद में अपन लिख सकते हैं रंग में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है उसको अपन लिख सकते हैं तापमान में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, यदि किसी पदार्थ के तापमान में क्या होता है? परिवर्तन, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यही है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उसके बाद इसका जो चौथा पॉइंट है वह है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है? यदि किसी पदार्थ में इन चारों में से भी कोई से भी कंडीशन दिखती है तो इसका तात्पर्य यही है कि उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे सबसे पहले क्या? अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है? तापमान में परिवर्तन। और चौथा क्या है? गैस का उत्सर्जन। यानी कि आपने 2 पदार्थ लिए और दोनों पदार्थों के मध्य आपने अभिक्रिया करवाई। तो अभिक्रिया करवाने के बाद में आपको कैसा पता चलेगा? कैसे पता चलेगा अभिक्रिया संपन्न हो रही है या नहीं? तो इसका पता लगाने के लिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और चौथी कंडीशन है गैस का उत्सर्जन। यदि इन चारों कंडीशन में से आपको यदि एक कंडीशन भी दिखती है तो इसका मतलब क्या है? कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं अवस्था में परिवर्तन, कि अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स,
देखो अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब अपन H2 की क्रिया किससे कराते हैं बताओ, O2 से करवाते हैं, है ना। H2 की क्रिया किससे करवाते हैं बताओ, O2 से। तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। अब मुझे बताओ जो H2 है यानी जो हाइड्रोजन है, ये एक प्रकार की क्या बताओ गैस है, और जो ऑक्सीजन है ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की गैस है। लेकिन H2 प्लस O2 दोनों की क्रिया करने के बाद में क्या बनता है बताओ, H2O बनता है। जो H2O ये क्या बताओ, द्रव यानी लिक्विड है। तो आप अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे किसमें परिवर्तन हुआ बताओ, अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जो हाइड्रोजन है ये एक प्रकार की गैस है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये भी एक प्रकार की गैस है। लेकिन इन दोनों गैसों की क्रिया करने के बाद में क्या बनता है बताओ, H2O बनता है, जो कि लिक्विड हुआ है। यानी कि ये गैस है, ये भी गैस है, और ये साथ में क्या है, ये लिक्विड है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्या हुआ बताओ, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद अपन दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, आपने कार्बन का दहन करवाया, है ना। आपने कार्बन का क्या करवाया, दहन करवाया। तो कार्बन का दहन करवाने के बाद में CO2 गैस बनती है, और साथ में क्या निकलती है बताओ, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो कार्बन देखो यहाँ पे कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में यानी ठोस होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे कौन सी अवस्था में बताओ, गैस अवस्था में, है ना। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या होती है बताओ, ये भी गैस होती है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ भी किसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो कार्बन है यानी कि लकड़ी है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होती है। लेकिन इसके बाद में जो दोनों अभिक्रिया करते हैं, जो उत्पाद बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है, तो ये अलग अवस्था में होती है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब लिखते हैं अवस्था में परिवर्तन, कि अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अभी आपने देखा है कि जब H2 की क्रिया अपन O2 से करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में अपने को जल की प्राप्ति होती है। तो अब इसको लिखते हैं, जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया, हाइड्रोजन गैस की क्रिया, जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया यानी H2 गैस की क्रिया, हाइड्रोजन गैस की क्रिया क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो, ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो, ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो, कराते हैं तो उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में जल की प्राप्ति होती है, यानी H2O की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है, होती है। आते हम कह सकते हैं, आते हम कह सकते हैं, आते हम कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यहाँ अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में H2 की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ अवस्था में क्या हुआ बताओ, परिवर्तन। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है ये गैस होती है, जो ऑक्सीजन है ये भी गैस होती है। लेकिन जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है इन दोनों के मिलने से H2 बनता है, यानी कि जल बनता है। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो H2 है यानी जो जल है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। जैसे कि जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनेगा बताओ, H2O बनेगा यानी जल बनेगा। अब जो H2 है ये गैस होती है, और साथ में जो ऑक्सीजन है ये भी गैस होती है। लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बनता है बताओ, लिक्विड बनता है, यानी कि द्रव बनता है ना। अब जो द्रव है ये एक प्रकार का नया पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पे देखो नया पदार्थ जब भी बनेगा तब तब रासायनिक गुणों में चेंज होगा, और रासायनिक गुणों में जब चेंज होगा तो हमेशा नया पदार्थ बनेगा। और अपन इससे पहले की क्लास में अपन ने चर्चा करी थी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका उपयोग अपन करते हैं रॉकेट ईंधन के रूप में, और जो ऑक्सीजन गैस होती है इसका उपयोग अपन करते हैं किसी भी पदार्थ का दहन कराने में। यदि आपको किसी भी पदार्थ का दहन करवाना है या किसी भी पदार्थ को जलाना है तो अपन कौन सी गैस का उपयोग करते हैं बताओ, O2 गैस का उपयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों की क्रिया करने के बाद में जो H2 बनता है यानी जल बनता है। अब ये जल है ना, इन दोनों से क्या है, भिन्न है। ये जो जल का गुण रहेगा, H2 का जो गुण रहेगा, तो जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है इन दोनों से क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। जिससे अपन कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है ये किसी पदार्थ का दहन कराने में यानी कि जलाने में सहायक है, लेकिन जो H2 है ये किसी
पदार्थ की आग को बुझाने में काम आता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि H2 प्लस O2 मिलने के बाद क्या बनता है बताओ, H2 बनता है। ये दोनों गैस है, लेकिन ये कौन सी अवस्था में होता है बताओ, लिक्विड अवस्था में। इसके बाद अपन लिखने वाले हैं रंग में परिवर्तन। इसमें एक और एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, है ना, जो कि अपन ने लिखा था इस प्रकार से। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन प्लस क्या लिखा था बताओ, O2 लिखा था, और साथ में दोनों की क्रिया करने के बाद में क्या बनेगा बताओ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन है ये सॉलिड अवस्था में होता है, जो ऑक्सीजन है ये गैस अवस्था में होता है, और दोनों की क्रिया करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ भी देखो अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो कार्बन था पहले सॉलिड था, और बाद में जब दहन कराए तो दहन कराने के बाद में कौन सी अवस्था में चेंज हो गया ये, गैस अवस्था में। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह है रंग में परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स अब लिखते हैं रंग में परिवर्तन। देखो इसके बाद में दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, तो देखते हैं रंग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स जब अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में, जब अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के केले डालते हैं, क्या डालते हैं, लोहे के केले, तो जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि स्टार्ट में जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, लेकिन जब उसमें अपन लोहे के केले डालते हैं तो लोहे के केले डालने के बाद में जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह हल्का भूरा हो जाता है। कैसे हो जाता है, हल्का भूरा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं एक बार। रंग में परिवर्तन यानी कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालते हैं, 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 तो कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का नीला रंग, कॉपर सल्फेट का नीला रंग, कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्के भूरे रंग में, हल्के भूरे रंग में, हल्के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हल्के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। आते हम कह सकते हैं, आते हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि यहाँ रंग में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हुआ है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालते हो बताओ, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालते हैं तो लोहे की कीलें डालने के बाद जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो खत्म हो जाता है, और नीले रंग के स्थान पे कौन सा हो जाता है बताओ, हल्के भूरे रंग का। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास में क्या बताओ, कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कि आपने कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे करवाई बताओ, लोहे से करवाई ना, Ap से, है ना। तो जब Ap से करवाते तो क्या बनता है बताओ, ApSO4 यानी फेरस सल्फेट बनता है, और साथ में कॉपर क्या निकल जाता है बताओ, बाहर निकल जाता है। तो स्टार्ट में जो कॉपर सल्फेट होता है इसका नीला रंग होता है, कैसा रंग होता है बताओ, नीला रंग, है ना, नीला रंग, ठीक है ना। और उसके बाद में जो फेरस सल्फेट है इसका रंग हो जाता है हल्का भूरा, है ना, हल्का भूरा रंग। और इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, हरा कशिश बोलते हैं ना, हरा कशिश। यानी कि फेरस सल्फेट को अपन वो क्या बोलते हैं बताओ, फेरस सल्फेट को अपन कहते हैं हरा कशिश, और जो कॉपर सल्फेट होता है इसको अपन बोलते हैं नीला धोता, है ना। तो जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, जब इसमें अपन लोहे की कीलें डालते हैं
तो इसका रंग कैसे हो जाता है बताओ, हल्का भूरा हो जाता है। जो हल्का भूरा होता है इसका कारण है आयरन, है ना। ये आयरन यानी लोहे की वजह से कैसे हो जाता है बताओ, हल्का भूरा। और जो कॉपर है ये यहाँ से विस्थापित होकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे रंग में परिवर्तन हुआ है ना। इसके बाद में देखो रंग में परिवर्तन का अगला एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद अपन दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, है ना, बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना, तो बालों का सफेद होना यानी कि व्हाइट होना, ये भी एक प्रकार से क्या बताओ, एक प्रकार से रंग में परिवर्तन है। तो यहाँ भी अपन कह सकते हैं कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये अपन पहचान सकते हैं इस प्रकार से कि जहाँ रंग में परिवर्तन होगा तो वहाँ अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। उसके बाद अपन कह सकते हैं फलों का पकना। तो फलों का पकना भी क्या एक प्रकार से, फलों का पकना, तो फलों का पकना भी एक प्रकार से क्या रंग में परिवर्तन है। स्टार्ट में जब फल कच्चे होते हैं तो उनका कलर अलग होता है, लेकिन जब फल पकते हैं तो फलों के पकने के बाद उनका कलर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे रंग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला जो अपना पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वह तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, है ना, इसको लिखते हैं तो तापमान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया यानी कि H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया दानेदार, दानेदार जिंक यानी कि जेडेन, दानेदार जिंक से कराते हैं तो, जिंक से कराते हैं तो, कराते हैं तो जिस पात्र में, जिस पात्र में अभिक्रिया संपन्न होती है, जिस पात्र में अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है, वह पात्र, वह पात्र गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं यहाँ तापमान में परिवर्तन हुआ है, तापमान में, तापमान में परिवर्तन हुआ है। यानी कि जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया दानेदार जिंक के टुकड़े से करवाते हैं, तो दानेदार जिंक के टुकड़े से कराते हैं तो जिस पात्र में अभिक्रिया संपन्न होती है वो पात्र गर्म हो जाता है। जिस पात्र में अपन अभिक्रिया करवाते हैं वो पात्र कैसे हो जाता है बताओ, वो पात्र गर्म हो जाता है। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे किसमें परिवर्तन हुआ बताओ, यहाँ तापमान में परिवर्तन हुआ है। इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, यानी कि H2SO4 की क्रिया अपन ने किससे करवाई बताओ, दानेदार जिंक के टुकड़ों से ना, Zn से। तो क्या बनेगा बताओ, ZnSO4 बनेगा, है ना, ZnSO4। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी बताओ, H2 गैस बाहर निकल जाएगी ना, H2 गैस। ये H2 गैस यहाँ बाहर निकल जाएगी इस प्रकार से। यानी कि जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया दानेदार जिंक के टुकड़े से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। देखो यहाँ पे यहाँ पे जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं बताओ, जिंक से, है ना। तो जिंक से करवाते तो साथ में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। अब ये जिस पात्र में अभिक्रिया होती है वो पात्र गर्म हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ तापमान में क्या हो बताओ, परिवर्तन। लेकिन अपन यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे कौन सी गैस निकली बताओ, H2 गैस। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो गैस का क्या होता है बताओ, उत्सर्जन। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया अपन चौथे पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हुआ है ना। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त
अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में H2 गैस का उत्सर्जन हो रहा है। H2 गैस का उत्सर्जन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना। तो इस प्रकार से अपन ने रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के जो तरीका था उसमें अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े, 4 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन थी अवस्था में परिवर्तन। जब भी अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन होता है तो अपन कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उसके बाद अपन ने देखा रंग में परिवर्तन, और उसके बाद अपन ने देखा तापमान में परिवर्तन, और लास्ट में अपन ने चौथा पॉइंट देखा गैस का उत्सर्जन। देखो यहाँ पे गैस का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है कि जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया दानेदार जिंक के टुकड़ों से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में देखो कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2 गैस। तो अपन कह सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया में देखो कौन सी गैस बाहर निकल रही है, H2 गैस। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब भी आप दो पदार्थों के मध्य अभिक्रिया करवाते हैं तो दो पदार्थों के मध्य अभिक्रिया करवाने के पश्चात या तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो तीसरी अवस्था है तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर गैस का उत्सर्जन। इस प्रकार से ये आपको बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन आपको दिखती है तो इसका तात्पर्य ये है कि अवस्था में परिवर्तन, है ना, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक अपना रहने वाला है रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन, है ना। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, किसके रूप में लिखना? रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यदि आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को आपको किसके रूप में लिखना है? सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाती है, कहलाती है ना। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखना और साथ में प्रतीक के रूप में लिखना, सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है बताओ? रासायनिक समीकरण। जैसे कि अपन लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम फीते का अध्ययन, है ना, यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया अपने को किससे करवानी बताओ? ऑक्सीजन से करवानी है ना। तो Mg+O2, है ना, इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो विद्यार्थियों, अपन ने जब रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी तो आज जो मैग्नीशियम है वो अपन ने हिंदी में लिखा था मैग्नीशियम। किस में लिखा था बताओ? हिंदी में। और इस मैग्नीशियम की क्रिया अपन ने किससे करवाई था बताओ? ऑक्सीजन से। और इधर बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है बताओ? उसको अपन बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो अपन ने मैग्नीशियम को Mg लिखा, और जो ऑक्सीजन है उसको अपन ने क्या लिखा था बताओ? O2 लिखा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको अपन ने लिखा MgO। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसको देखो अपन बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु बताओ? 2 परमाणु। और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु है। तो इधर 2 करने के लिए अपने को यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर देखो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे, और इधर कितने? 2 मैग्नीशियम के परमाणु, है ना। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है, तो यहाँ अपने को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। और आपको पता है जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड होता है, और साथ में जो ऑक्सीजन है ये गैस अवस्था में प्राप्त होती है, और साथ में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये भी सॉलिड होता है, जो कि श्वेत कलर का होता है, श्वेत चूर्ण, है ना। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर श्वेत चूर्ण, है ना, श्वेत चूर्ण, है ना, इस प्रकार से।
तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यानी कि आपने जो मैग्नीशियम है उसको Mg लिखा, और जो ऑक्सीजन है उसको अपन ने क्या लिखा बताओ? O2 लिखा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको अपन ने क्या लिख दिया बताओ? MgO लिखा है ना। इसके अलावा देखो और भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन का दहन करवाना, तो कार्बन को अपन ने क्या लिखा बताओ? सी लिखा, और ऑक्सीजन को अपन ने क्या लिखा बताओ? O2 लिखा। अब इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने क्या लिखा बताओ? CO2 लिखा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखना या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और इसमें जो कार्बन है ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या होती है बताओ? गैस होती है। तो इस प्रकार से ये आप लोग को ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपन कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। तो अगला टॉपिक अपना रहने वाला है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। तो अगला टॉपिक अपना रहने वाला है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। देखो स्टूडेंट्स अपन रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखते हैं, एक बार इसको नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं। देखो रासायनिक समीकरण में अपने पास दो पदार्थ होते हैं, जिसमें से एक होता है अभिकारक, है ना। रासायनिक समीकरण में अपने पास क्या होता है? एक तो होता है अभिकारक, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? क्रियाकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। यानी कि एक होता है अभिकारक, एक होता है क्रियाकारक, है ना। और साथ में एक होता है अपने पास में उत्पाद, है ना। उत्पाद, उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं बताओ? उत्पाद को अपन क्रियाफल भी बोलते हैं, है ना। जो तीर का निशान है इसके ऊपर या नीचे अपन लिखते हैं उत्प्रेरक को। किसको लिखते हैं? उत्प्रेरक को। तो ये होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। यानी कि अपने पास अभिकारक या क्रियाकारक होता है, एक होता है उत्पाद, और साथ में अपने पास क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। तो अपन को अभिकारक या क्रियाकारक को अपन को कहाँ लिखना है? उत्पाद या क्रियाफल को अपन को कहाँ लिखना है? और उत्प्रेरक को अपन को क्या कहाँ लिखना है ना। और इसमें अपन पढ़ेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं या क्रियाकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं या क्रियाफल किसे कहते हैं, और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अभिकारक के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन उत्पाद के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। तो इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी है, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स अभिकारक किसे कहते हैं या क्रियाकारक किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखो कि अभिकारक किसे कहते हैं ना, अभिकारक। और अभिकारक का दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक। अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, किस में भाग लेते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अपन बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक या क्रियाकारक बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? अभिकारक या क्रियाकारक बोलेंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों के मध्य होती है, और जो अभिक्रिया होती है वो किनके मध्य होती है? वो अभिकारक या क्रियाकारक के मध्य होती है। और ये अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं बताओ? उत्पाद बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अभिकारक कैसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, है ना। और इनको और इन्हें समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि जो अभिकारक या जो क्रियाकारक है
इनको समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है ना। तो ये अभिकारक, ये क्रिया कारक किधर ओर लिखे जाते हैं, किस ओर लिखे जाते हैं बताओ, इनको अपन लिखते हैं बाईं ओर। यानी कि जो अभिकारक, जो क्रिया कारक है, इनको अपन कहाँ लिखते हैं बताओ, बाईं ओर लिखते हैं। लेकिन जो उत्पाद या क्रियाफल है, इनको अपन किधर लिखते हैं बताओ, इनको अपन लिखते हैं दाईं ओर, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अभिकारक को कहाँ लिखते हैं और उत्पाद को कहाँ लिखते हैं। तो अभिकारक को अपन लिखेंगे बाईं ओर और उत्पाद को अपन लिखेंगे दाईं ओर, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लेने वाले, भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रिया कारक कहते हैं और इन्हें समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपने पास, उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे बताओ, उत्पाद बोलते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को, बनने वाले नए पदार्थ को, बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलते हैं। और उत्पाद को अपन समीकरण के इधर लिखते हैं दाईं ओर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें इन्हें समीकरण के, इन्हें समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं और इन्हें समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक, है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की दर को, वेग की दर को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की वेग की दर को बढ़ा देते हैं, उनको अपन कहते हैं उत्प्रेरक। और जो उत्प्रेरक होते हैं, इनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, इन्हें तीर के निशान के, तीर के निशान के, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करते हैं बताओ, बढ़ा देते हैं। और उत्प्रेरक को हमेशा या तो तीर के ऊपर लिखना पड़ता है या तीर के नीचे लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। सबसे पहले अपने लिखा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं बताओ, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। और इन्हें समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, इन्हें समीकरण के किधर लिखा जाता है बताओ, बाईं ओर लिखा जाता है। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को, कौन से पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं बताओ, उत्पाद बोलते हैं। और इन्हें समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है। उसके बाद अपने लिखा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन
रासायनिक अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, और इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसमें चौथा पॉइंट आता है भौतिक अवस्था, है ना। तो आप स्टूडेंट्स चौथा पॉइंट डाल सकते हैं भौतिक अवस्था, यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका है उसका जो चौथा पॉइंट है उसको अपन बोलेंगे भौतिक अवस्था। यानी कि अपने को समीकरण लिखते समय भौतिक अवस्थाओं का भी ध्यान रखना है। भौतिक अवस्था स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे ठोस। यदि समीकरण में कोई ठोस पदार्थ है तो उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, सॉलिड बोलते हैं। इसको अपन को दर्शाना है, एस से दर्शाना है। यदि रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ कौन सी अवस्था में बताओ, द्रव अवस्था में है, तो अपने को इसको कौन सी अवस्था में लिखना है बताओ, लिक्विड लिखना है, एल, है ना। यानी कि रासायनिक समीकरण में कोई भी पदार्थ ठोस है तो उसको सॉलिड बोलते हैं, तो एस से लिखेंगे। और यदि कोई पदार्थ द्रव यानी लिक्विड अवस्था में है तो उसको अपन एल से लिखते हैं। यदि कोई पदार्थ कौन सी अवस्था में बताओ, गैस अवस्था में, तो उसको अपन किससे लिखते हैं बताओ, जी से लिखते हैं, है ना। और यदि कोई पदार्थ रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन के रूप में है, किसके रूप में बताओ, जलीय विलयन के रूप में, है ना, जलीय विलयन के रूप में है, तो इसको अपन लिखते हैं बताओ एक्यू से, यानी एक्वस से लिखते हैं, है ना। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, इसका जो चौथा पॉइंट है वह है भौतिक अवस्था। यदि आपके पास में जो समीकरण है या जो अभिक्रिया है उसमें कोई पदार्थ सॉलिड है यानी ठोस अवस्था में, तो उसको अपन एस से लिखेंगे। यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसको एल से लिखेंगे। यदि कोई पदार्थ गैस है तो उसको अपन जी से लिखेंगे। यदि आपके पास जलीय विलयन है तो उसको अपन किससे लिखेंगे बताओ, एक्यू से यानी एक्वस से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। देखो इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि इसमें अभिकारक या क्रियाकारक किसे कहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा उत्पाद, उसके बारे में अपन ने पढ़ा उत्प्रेरक, उसके बारे में अपन ने पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा भौतिक अवस्थाओं के बारे में। तो भौतिक अवस्थाओं का ध्यान रखना है। अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो ऐसे लिखेंगे, लिक्विड है तो एल से लिखेंगे, गैस है तो जी से लिखेंगे, और जलीय विलयन है तो किससे लिखेंगे बताओ, एक्यू से लिखेंगे। इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, और उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है और ये आपके 10th क्लास में भी है। तो किससे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या होता है ये, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। इसी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप किसी भी पदार्थ को न तो बना सकते हो और न ही उसका विनाश कर सकते हो। यदि आप तो स्टूडेंट्स क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो स्टूडेंट्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही सर्जन होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बना सकते हो न ही उसका विनाश कर सकते हो, आप उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। इसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है, न तो सर्जन होता है, न तो सर्जन होता है, न ही
विनाश होता है, नहीं विनाश होता है, विनाश होता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि आप किसी भी पदार्थ को न तो बना सकते हो न ही उसका विनाश कर सकते हो। इसी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना। आपके पास क्या बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर खड़िया पत्थर। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद ये अपघटित होता है और अपघटित होने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। कौन सी गैस का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यानी कि आपने जब संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करवाया बताओ, ताप या अपघटन करवाया, तो अपघटन होने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनती है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान का न तो सर्जन हुआ है और न ही विनाश हुआ है। इसको अपन कैसे चेक करेंगे? इसको अपन जो कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका अपने को क्या निकालना पड़ेगा? द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। और द्रव्यमान निकालने के बाद अपने को चेक करना पड़ेगा क्या द्रव्यमान का सर्जन हुआ है, क्या द्रव्यमान का विनाश हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। देखो जो कैल्शियम है इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका द्रव्यमान होता है 40। तो अपने को क्या करना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका द्रव्यमान निकालना है। तो जो कैल्शियम है इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और द्रव्यमान कितना होता है बताओ, 40 होता है। उसके बाद जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसका द्रव्यमान होता है 12। ठीक है। उसके बाद देखो जो ऑक्सीजन है इसके 3 परमाणु, कितने परमाणु है? 3। तो अपने को यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। और जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान कितना होता है बताओ, 16, है ना। देखो एक बार और देखो, जो कैल्शियम है इसका द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसके 3 परमाणु, कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु, है ना। तो अपन यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 16। ठीक है। अब इसको आप ऐड करो। देखो 40 का 40 प्लस 12, 16 को 3 से गुणा करो, 16 16 16 दिन 32, 16 दिया 48। इस प्रकार से इसको आप ऐड करो। अब देखो 8 और 2 कितना होता है, 10, है ना। 10 की 0, हासिल का 1, 4 और 1 कितने होते हैं, 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 1 कितना होगा बताओ, 100। यानी कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 100 ग्राम के आसपास, है ना। उसके बाद आप इसका निकाल के बताओ। देखो जो कैल्शियम है इसका द्रव्यमान 40 होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो इसका द्रव्यमान 16 होता है। उसके बाद जो कार्बन है इसका द्रव्यमान 12 होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसके 2 परमाणु हैं तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हो। देखो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताओ, 56 हो जाएगा। और साथ में इधर है 12 प्लस 32, है ना। अब इसको टोटल करके देख लो, 56 को जोड़ोगे, 12 को जोड़ोगे, 32 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 100 ग्राम आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं, जब अपन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होता है और साथ में क्या बनाता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका द्रव्यमान भी कितना है बताओ, 100 ग्राम। और उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का द्रव्यमान भी कितना है बताओ, इन दोनों का द्रव्यमान भी कितना है, 100 ग्राम। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही उसका विनाश होता है। उसको अपन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
इसी को अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि अपने पास क्या था बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं तो आप विनाश कर सकते हो, नहीं इसको बना सकते हो। आपने क्या करा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको परिवर्तित कर दिया। पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, बाद में क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कौन क्या बना बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से इसको अपन बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इसका पहला प्रकार है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसका दूसरा प्रकार है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो असंतुलित समीकरण है उसका एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। और जो रासायनिक समीकरण के प्रकार, अगला टॉपिक अपना रहेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, आपके दो ही प्रकार दे रखे तो अपन दो ही पढ़ेंगे, है ना। यह निम्न, यह निम्न दो प्रकार की होती है ना। देखो, इसमें पहला प्रकार है जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ। इसका पहला प्रकार जिसको अपन बोलेंगे संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसका जो दूसरा प्रकार उसको अपन बोलेंगे असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से आपके समीकरण के दो प्रकार दे रखे हैं। इसका जो पहला प्रकार है उसको अपन ने बोला संतुलित रासायनिक समीकरण, और उसके बाद दूसरा प्रकार उसको अपन ने बोला असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसका दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। और कंकाली रासायनिक समीकरण नाम से ये काफी बार पूछा गया है, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप डाल सकते इसका पहला प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण तो किसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वह समीकरण वह समीकरण वह समीकरण जिसमें जिसमें क्रियाकारक जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद में जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या एवं परमाणु भार। वह समीकरण जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या एवं परमाणु भार, कौन सा भार, परमाणु भार समान होता है। क्या होता है बताओ, समान होता है। जिसमें परमाणु की संख्या एवं परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है, समान होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसमें परमाणु की संख्या समान रहेगी, क्रियाकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान रहेगी, और साथ में क्या समान रहेगा बताओ, परमाणु भार। यदि क्रियाकारक या उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है और परमाणु भार भी समान है तो इसको अपन बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण, जैसे अभी पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा था, इससे पहले अपने कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करवाया था। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपन अपघटन करवाया है ना, तो इधर भी 100 ग्राम आया था, उधर भी कितने ग्राम आया था बताओ, 100 ग्राम।
इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अभिकारक में उत्पाद में जो परमाणु भार है सभी का क्या बताओ समान है। तो इसको अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद में एक कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकालेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, इसमें क्रियाकारक में और उत्पाद में, क्रियाकारक उत्पाद दोनों में आपको परमाणु की संख्या चेक करनी है और साथ में परमाणु भार भी चेक करना है। क्या परमाणु की संख्या बराबर है, क्या परमाणु भार बराबर है। यदि परमाणु की संख्या बराबर है और परमाणु भार भी बराबर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो स्टूडेंट्स पहले परमाणु की संख्या चेक करना है। देखो इधर एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है ना। देखो इधर एक कार्बन है और देखो इधर भी क्या बताओ एक कार्बन है। इधर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, इधर भी देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु, एक परमाणु यहाँ पे है और 2 परमाणु यहाँ पे। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अभिकारक में और जो उत्पाद है इसमें परमाणु की संख्या समान है। देखो एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर भी देखो 1 और 2 यानी 3 ऑक्सीजन इधर है। और स्टूडेंट्स अपन ने इससे पहले निकाला था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना आता है बताओ, 100 ग्राम। कितने ग्राम आता है, 100 ग्राम। और आपने जब कैल्शियम ऑक्साइड का और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका द्रव्यमान जोड़ा था अपन ने, तो इधर भी कितना आया था बताओ, 100 ग्राम आया था। कितने ग्राम आया था बताओ, 100 ग्राम। तो कहने का मतलब यह है कि क्रियाकारक में उत्पाद में परमाणु की संख्या भी समान है और परमाणु भार या द्रव्यमान भी कितना है बताओ, बराबर है। जिसको अपन बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण, कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। देखो जब आप कैल्शियम जो कार्बन है, जब आप कार्बन की क्रिया, है ना, जब आप कार्बन की क्रिया किससे कराते हैं बताओ, O2 से कराते हैं। यानी कि जो कार्बन है, जो लकड़ी है, इसका आप दहन करवाते हो तो क्या बनता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो आप इसको चेक करके बताइए क्या ये जो समीकरण है ये संतुलित है या असंतुलित है। तो आप यहाँ देखो परमाणु की संख्या चेक करो, आप क्रियाकारक में भी चेक करो और उत्पाद में भी परमाणु संख्या चेक करो। देखो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है और इधर भी कितने ऑक्सीजन के परमाणु, 2 ऑक्सीजन के परमाणु। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान आएगा वो किसके बराबर आएगा बताओ, इसके बराबर आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक में या उत्पाद में या तो परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और साथ में परमाणु भार भी क्या होना चाहिए बताओ, समान होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद अपन पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। जिसके बाद अपन लिखने वाले हैं दूसरा प्रकार, लिखने वाले हैं समीकरण का, जिसको लिखो असंतुलित, असंतुलित या कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण, है ना। तो किसे कहते हैं असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण, वह समीकरण जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या व परमाणु भार क्या हो बताओ, असमान हो। क्या हो बताओ, असमान। उसको अपन बोलते हैं असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। तो आप यहाँ समान की जगह क्या कर सकते हो, असमान कर सकते हो ना, असमान। तो वह समीकरण जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद में परमाणु की संख्या एवं परमाणु भार क्या हो बताओ, असमान हो, है ना। अगर परमाणु की संख्या और परमाणु भार क्या आता है बताओ, असमान आता है, तो उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, उसको अपन बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो इसका पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम फीते का दहन, है ना। यानी कि आपने मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई बताओ, आपने मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई यानी O2 से करवाई। तो क्या बनेगा बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपने मैग्नीशियम फीते की क्रिया O2 से करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो आप यहाँ चेक करो क्या इसमें परमाणु की संख्या समान है, क्या इसमें परमाणु भार बराबर है। तो स्टूडेंट देखो इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है ना, इधर देखो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु बताओ, एक परमाणु है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, या मैग्नीशियम के 2, इसके ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु बता, एक परमाणु है ना। तो अपन कह सकते हैं कौन सी समीकरण बताओ, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सी समीकरण बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं असंतुलित समीकरण, है ना, असंतुलित समीकरण।
और इसका अपन जब द्रव्यमान निकालेंगे या परमाणु भार निकालेंगे तो वो भी बराबर नहीं आएगा। इसके बाद अपन दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि H2+O2। जब H2O2 से क्रिया करता है तो क्या बनता है बताओ, क्या बनाता है बताओ, H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो आप यहाँ भी चेक करो क्या क्रियाकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है या परमाणु भार समान है। देखो इधर जो हाइड्रोजन है इधर 2 है, इधर भी जो हाइड्रोजन है 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु बताओ, 1 परमाणु है। तो आप इन दोनों का जब द्रव्यमान निकालोगे तो द्रव्यमान भी क्या आएगा बताओ, ऐसा मान आएगा। जब परमाणु बराबर नहीं है, परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो द्रव्यमान बराबर कहाँ से आ सकता है ना। तो परमाणु संख्या अलग अलग है तो परमाणु भार भी क्या आएगा, अलग अलग। जैसे आप इसका लिख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 27 के आसपास है ना। तो आप इनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं, जैसे कि ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है, और ये भी सॉलिड होता है। जो हाइड्रोजन है ये भी गैस है, जो ऑक्सीजन है ये भी क्या बताओ, गैस है, और ये क्या होता है बताओ, लिक्विड यानी कि द्रव होता है। इसको भी अपन कौन सी समीकरण बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं असंतुलित, असंतुलित समीकरण। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में अपन ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इस प्रकार से अपन ने 4 पॉइंट्स इसमें कंप्लीट करे हैं। इसके बाद जो क्लास है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो स्टूडेंट्स यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक डायमंड साइंस क्लासेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।